हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ सीटेट 30 डे सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज है हमारा डे 10, जिसके अंदर हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आपको सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों ही मदद करेगा। अब देखिए, कमेंट सेक्शन को जब मैं रीड करती हूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे ये डाउट होते हैं कि ये जो सेशन है ये पेपर 1 के लिए है या फिर पेपर 2 के लिए। ये वाली जो सेशन है ये आपके दोनों पेपर में कॉमनली आपको हेल्प करेंगे। और देखिए, अगर आप अभी तक इस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फिडेंस होते जाइए कि आपका पेपर जो है अच्छे मार्क्स से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आज के सेशन में मैं दो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी और इस टॉपिक को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट खोल के देखिएगा। इन टॉपिक से आपके सीडीपी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन दोनों से कंबाइन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे 30 नंबर की सीडीपी में से 3 से 4 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जीन प्याजे की थ्योरी और यहाँ पे मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे इस सेशन में जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़िए, जिससे आपको क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ कई सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे इस जो 30 डेज सीरीज चल रही है इसकी प्लेलिस्ट बनाने को बोला था, जो कि मैंने यहाँ पे बना दी है ताकि आपको सारी वीडियो यहाँ पे सीक्वेंस में मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूँ यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात करूँ, जो कि जीन प्याजे द्वारा दिया गया है, तो देखिए इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने हमें 4 अलग अलग अवस्थाएं दी, जो कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। पर इन अवस्थाओं के साथ साथ भी जीन प्याजे से संबंधित यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जीन प्याजे ने जो हमें सिद्धांत दिया वो क्या है, इनका नाम है कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया और बताया कि बच्चे का जो संज्ञान है ये किस तरीके से विकसित होता है और इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहले इनके स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ इनके कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर बच्चा जब भी अनुकूलन करता है, जब भी अडेप्टेशन करता है, किसी नई चीज़ को सीखता है, तो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, जो कि है यहाँ पे आत्मसात्यकरण और समायोजन यानी कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। आपके पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है और बहुत सेट में, अलग अलग सेट में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बस इनका मतलब पता होना चाहिए। कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी। अब देखिए, अगर एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ पा रहा है, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चा एसिमिलेशन कर रहा है। जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण आपके सामने देती हूँ। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने एक बॉल को देखा और बच्चे ने कहा कि ये जो बॉल है ये किसकी तरह है, ये मेरी मम्मी की रोटी की तरह दिखाई पड़ती है। बॉल किसकी तरह दिखाई पड़ती है, मेरी मम्मी की रोटी की तरह दिखाई पड़ती है। तो ये क्या कर रहा है, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ रहा है। तो यहाँ पे एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ हम क्या करते हैं, न्यू नॉलेज को यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक लिंक बिठाने की कोशिश करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बच्चे ने इस बॉल को देख के क्या बोला कि ये तो मेरी मम्मी की रोटी की तरह दिखती है। बट आप मुझे बताइए कि जो रोटी होती है, रोटी की तरह बॉल होती है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। बच्चा कहीं ना कहीं उसके आकृति को देख के, उसके शेप को देख के यहाँ पे रोटी को किससे कंपेयर कर रहा है, बॉल से कंपेयर कर रहा है, पर ये गलत है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जब हम उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, तो चेंज करने को क्या बोलते हैं, बदलाव करने को बोलते हैं यहाँ पे समायोजन यानी कि अकोमोडेशन। बस इतना सा आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा किसी नई चीज को देख के अपनी पुरानी वाली चीज के साथ लिंक करने की कोशिश करे कि नहीं ये तो मेरी इसके तरह दिख रही है, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, नॉलेज को यूज कर रहा है, यानी कि बच्चा लिंक कर रहा है दोनों को, न्यू नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ।
तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पे कर रहा है एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण। अब आप कहेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चन आपके ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि एक बच्ची है जो कि इस चीज़ को देख के इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही है और यहाँ पे वो लिंक करने की कोशिश कर रही है, तो वो बच्ची क्या कर रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो आप इस तरीके से आंसर देंगे। इसके अलावा जब बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो यानी कि अभी जो बच्चे के पास ज्ञान है उसमें अगर हम बदलाव करके नए ज्ञान को हम जोड़ते चले जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अकोमोडेशन। इसके अलावा जीन पियाजे का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम स्कीमा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जीन पियाजे ये बोलते हैं कि बच्चे के माइंड में किसी भी चीज़ को लेके एक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो बना रहता है और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है इसको यहाँ पे जीन पियाजे क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे स्कीमा बोलते हैं। अब आप कहेंगे क्या होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक, तो देखिए अगर मैं कहूँ आप आंख बंद करके एक पेड़ को इमेजिन करें तो आप कैसे इमेजिन करेंगे कि पेड़ कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है। तो ये जो आपने इमेजिनेशन की ये क्या है, आपके माइंड में इस चीज़ को लेके जो छवि बनी हुई है, तो इस चीज़ को क्या बोला गया है, इस चीज़ को यहाँ पे स्कीमा बोला गया है। और साथ ही साथ जब आपका आत्मसातीकरण यानी कि जब आप चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और साथ ही साथ नई नॉलेज को जोड़ रहे हो तो इन दोनों के बीच में कई बार यहाँ पे डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसके लिए डिसइक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रिएशन, और जब चीज़ें तालमेल में बैठ जाती है तो इक्विलिब्रिएशन, एक दो टर्म ये भी यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जीन पियाजे ने जब कोग्निटिव डेवलपमेंट का अपना थियरी दिया यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो इसके अंदर हमें 4 महत्वपूर्ण चरण दिए और जो इसके अंदर मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस आप सुनते जाइए, आप अपने संज्ञान में बिठाते जाइए, अपने कोग्निशन में बिठाइए और ये टॉपिक अच्छे से फ्री के मार्क्स आपको देगा। अब देखिए सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज जिसे हम संवेद्य गामक या संवेद्य पेशी अवस्था भी बोलते हैं, जो कि बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है और 2 वर्ष तक चलती है, इस तरीके की अवस्था है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी बच्चा चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, बस बच्चा क्या है अपनी इंद्रियों की मदद से यानी कि आंखों की मदद से, सूंघने की मदद से या टच की मदद से आपको क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो क्या है, वो यहाँ पे तरीके से शिक्षक का काम करती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे के यहाँ पे जो सेंसेस होते हैं वो। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे जब 6-7 महीने का होता है, 8-10 महीने का होता है, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि वो आपको नकल करता है। अगर आप फ़ोन कान में लगा के बात करोगे तो उसके हाथ में भी जो चीज़ होगी वो कान में लगा के या अपने हाथ को इस तरीके से कान में लगा के वो बात करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस अवस्था में अब जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ रहा है आपको इमिटेट करेगा, आपको नकल करेगा। और ये अवस्था जब खत्म होने वाली होती है तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, अब देखिए ये जो अवस्था जब चल रही थी यानी कि जब बच्चा 6-7 महीने का था उसके सामने आपने क्या किया, फ़ोन चला रहे हो, बच्चा फ़ोन मांग रहा है, आपने फ़ोन छुपा दिया, बच्चे को लगेगा गायब है। बट जैसे जैसे बच्चा 2 साल के करीब पहुँचेगा, बच्चे के हाथ से अगर आप फ़ोन लेके पीछे भी छुपा दोगे तो बच्चा ना आपके पीछे मुड़ के देखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चे को पता है कि जो चीज़ उसके आंखों के सामने से हटा दी, जरूरी नहीं है कि वो चीज़ हट गई है, वो चीज़ बच्चे के उसके पीछे हो सकती है, तो बच्चा पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये सारे के सारे गुण, ये सारे के सारी क्वालिटी बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज संवेद्य गामक अवस्था में आ जाती है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है। इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल पूर्व सक्रिय अवस्था, या फिर यहाँ पर इस अवस्था के अंदर एक शब्द आप देखेंगे पूर्व, जो कि है प्री। प्री मतलब ऑपरेशन से पहले की अवस्था होती है। अभी बच्चा जो है वो लॉजिक स्टार्ट करने वाला है अगली स्टेज में, इसलिए इसे प्री ऑपरेशन नाम दिया गया है। यहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बोला गया है। अब देखिए इसमें जो बच्चे की आयु होती है वे 2 से लेकर 7 वर्ष की होती है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं। अब 2 से लेकर 7 वर्ष तक का बच्चा अभी स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, बट 5-6 साल का जब होगा तो वो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे एनिमिज्म में यानी कि जीवात में कार्टून वगैरह देखने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ उनको लगता है जो कार्टून के कैरेक्टर हैं वो रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एनिमिज्म शब्द लिखा हुआ है। ईगो सेंट्रिक, इसके अलावा अहम केंद्रित। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपनी चीज़ें जल्दी शेयर नहीं करना चाहता, और जब ये बच्चा शेयर नहीं करना चाहेगा, जैसे कि अगर आप उसकी मम्मा को बोलोगे नहीं ये मेरी मम्मा है, तो बच्चा गुस्सा हो जाएगा और आपको हटाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत
बहुत ज़्यादा अहम केंद्रित है, वो अपनी चीज़ें किसी और के साथ यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता। धीरे धीरे ये अवस्था जैसे आगे बढ़ती है बच्चा चीज़ें समझने लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रेशन, केंद्र। अब देखिए सेंट्रेशन क्या है, इसका मेन फैक्टर क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चे को आप एक नोट दिखाओगे 10 रुपये का और यहाँ पे 5 रुपये का सिक्का 10 रुपये का एक सिक्का दिखाओगे, 10 रुपये का नोट 10 रुपये का सिक्का, तो बच्चा क्या करेगा, नोट को लेने की कोशिश करेगा। बच्चे को लगेगा नोट तो ज़्यादा है, सिक्का तो कम है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा किसी एक फैक्टर के एक ही गुण को यहाँ पे फोकस कर रहा है, सारे एस्पेक्ट को नहीं देख पा रहा है, तो इसको यहाँ पे सेंट्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि बच्चा अपनी थॉट को रिवर्स नहीं कर सकते। अभी अगर बच्चे को आप धीरे धीरे जैसे 5 से 6 साल का हो रहा है तब बच्चे को आप सिखा रहे हो कि 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है, और बच्चे से उसी समय आपने पूछ लिया कि 6 + 2 कितना होगा, तो बच्चा फिर से यहाँ पे गिनने लग जाएगा। तो अभी चीज़ें रिवर्स नहीं कर पा रहा। अब देखिए ये सारे गुण जो यहाँ पे अभी बच्चा नहीं कर पा रहा था, वे सारे गुण आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें आ जाता है, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे के जो लॉजिक हैं वो शुरू हो जाते हैं, बच्चा चीज़ों में तार्किक चिंतन करने लग जाता है, लॉजिकल तरीके से सोचने लग जाता है। बच्चा सीरिएशन, क्रमबद्धता, जिसको हम कहते हैं कि हम चीजें यहाँ पे क्या कर रहा है, बच्चा ऑर्डर में लगा पा रहा है, चीजें क्रम में लगा पा रहा है। तो ये कई बार पूछा गया है कि सीरिएशन जो होते हैं, क्रमबद्धता जो होती है, कौन सी अवस्था में आती है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि तीसरी अवस्था है इसमें आ जाती है। ऐसे याद करिएगा, अभी पहली अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, दूसरी अवस्था में अब चीज़ें बच्चा जिज्ञासा तो रख रहा है बट अभी चीज़ें सीख नहीं रहा क्योंकि अपने माता पिता के आसपास है। फिर 7 से लेकर 11 वर्ष तक बच्चा स्कूल भी जाने लग जाएगा तो चीज़ें नई नई सीखेगा। अब यहाँ पे बच्चे में कंजर्वेशन, संरक्षण का गुण आ जाता है, बच्चे को समझने लग जाता है कि 10 रुपये का नोट और 10 रुपये का सिक्का बराबर है। अब इसके अलावा रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है कि बच्चा यहाँ पे सीधा बता देगा कि 2 + 6 जब 8 होता है तो 6 + 2 भी तो 8 ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांजिटिविटी यानी कि बच्चा चीज़ों में तुलना करने लग जाएगा। तो कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो चौथी और आखिरी अवस्था यहाँ पे जीन पियाजे द्वारा बताई गई, यह है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से आगे की अवस्था में आती है। अब देखिए इस अवस्था में बच्चों के अंदर किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस भी देखने को मिलता है। तो बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यानी कि इमेजिनेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हैं। इनके रीजनिंग भी यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि किसी एक समस्या का मल्टीपल सोल्यूशन बच्चा निकालने लग जाता है, और इस तरीके से बच्चे की जो थिंकिंग होती है उसका दायरा बढ़ता चले जाता है। तो ये सारे पॉइंट हमें जीन पियाजे ने अपनी थियरी के अंदर बताए, और आपके पेपर में इस स्लाइड का भी और ये सभी आपके जो यहाँ पे स्टेजेस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीटेट की परीक्षा, अगर हम इसकी परीक्षा की बात करें तो ये जो जीन पियाजे का टॉपिक है एक टीचर्स फेवरेट टॉपिक है, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन एक ही सेट में मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन बोल रही हूँ, वो भी सीरियल वाइज मिलेंगे। देखिए ये भी जीन पियाजे का मिलेगा, अगला क्वेश्चन भी जीन पियाजे का। तो इस तरीके से आपके पेपर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए इस टॉपिक के मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे मोटिवेशन और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रश्नों को डिस्कस करती हूँ जो कि जीन पियाजे की थ्योरी से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पहला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे बोल रखा है एज पर जीन पियाजे थ्योरी, यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देती, यानी कि हमारी जो मेंटल ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी चीज़ को लेके, वो हमें एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं देती, तो यहाँ पे क्या हो जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इमिटेशन यानी कि अनुकूलन, जो कि नकल करना कहते हैं। तो देखिए ये तो कहीं पर से भी इसका तुक सेंस नहीं बैठ रहा। इसके अलावा यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन। अगर देखिए अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम से आपको संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं इससे असंतुलन जो है ये बनेगा यानी कि डिसइक्विलिब्रियम बनेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण होगा। संरक्षण का भी कोई सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा। इसके अलावा ZPD की बात तो हम लोगों को वाइगॉट्स के द्वारा की गई है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा देखिए अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर इसी तरीके का एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, जिसमें बोल रखा है एज पर जीन पियाजे के अनुसार अगर एक इंडिविजुअल जो है कंटिन्यूसली सर्च करता है, लगातार यहाँ पे
समाधान खोजने की कोशिश करता है तो उसे किस स्टेज में वो पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे में अगर हम बताएं तो ये वो होते हैं कि एसिमिलेशन के अंदर आप पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हो और अकोमोडेशन में आप पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हो ताकि नया ज्ञान आपको मिले। पर यहाँ पे तो बोला गया है कि आप लगातार सर्च कर रहे हो और लगातार सर्च करके आप जो चीज़ अचीव कर लोगे वो चीज़ आपको संतुलन देगी, वो चीज़ आपको इक्विलिब्रिएशन देगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। इसके अलावा देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ये जो स्टेजेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं। यहाँ पे बोल रखा है जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है यानी कि निगमात्मक तर्क जो होता है ये किसकी विशेषता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप निगमन विधि की बात करें या फिर डिडक्टिव रीजनिंग निगमन तर्क की बात करें तो ये आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, जो यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक चरण के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। अभी मैंने आपके साथ स्टेजेस के अंदर जो कैरेक्टर डिस्कस किए थे उसी में से एक कैरेक्टर ये भी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो क्रमबद्धता है, जो सीरिएशन है, ये आपका कब देखने को मिलती है। क्रमबद्धता मतलब चीज़ों को आप जब ऑर्डर में लगाते हो। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अभी बहुत छोटा है, संवेदीगामक अवस्था में बच्चा बहुत छोटा है, ये चीज़ नहीं कर पाएगा। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में भी जो अगर हम देखें प्री ऑपरेशन में अभी ऑपरेशन इसके बनी रहे, अभी चीज़ें रिवर्स करना, यहाँ पे संरक्षण करना, यहाँ पे सीरिएशन क्रमबद्धता करना अभी बच्चे को नहीं आता। अभी बच्चा ईगो सेंट्रिक है, इरिवर्सिबल थॉट होते हैं और बच्चा एनिमिज्म में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यह फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगले क्वेश्चन में बोल रखा है मनीष जो कि एक 6 साल का लड़का है जो कि क्या कर रहा है, वर्ल्ड को यहाँ पे देख रहा है और दूसरों के एक्सपीरियंस को यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरों के एक्सपीरियंस को बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी बच्चा सिर्फ अपनी चलाने की कोशिश करता है और अपनी बात को ही सही करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो अभी बच्चे के अंदर यहाँ पे आत्म केंद्रिता है यानी कि ईगो सेंट्रिज्म है, इसीलिए वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रही हूँ जिसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि बच्चे यहाँ पे अनुकरण जो है यानी कि इमिटेशन कब से शुरू करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप अगर आपने पूरा सेशन देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करके इसको मेंशन करना। अब देखिए मोटिवेशन अभिप्रेरणा के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा इस टॉपिक को यहाँ पे शॉर्ट में और डिटेल में डिस्कस करूँ। अब देखिए आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे अभिप्रेरणा से ये पूछा जाता है कि हम बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं या फिर हम बच्चे को कैसे अभिप्रेरणा दे सकते हैं। तो देखिए अभिप्रेरणा का मोटिवेशन बच्चे को देने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बच्चे को आप सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो, इसके अलावा यानी कि अवसर आप बच्चे को दो तो बच्चा यहाँ पे मोटिवेट होगा। बच्चे का आप क्या करो, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आप लेके आओ यानी कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा आप लेके आओ तो बच्चा यहाँ पे मोटिवेट होगा और कहीं ना कहीं बच्चे का जो इंटरेस्ट है आप उस टॉपिक में लेके आओ। अगर आप इंटरेस्ट लेके आओगे तो बच्चे को रुचि अगर उस चीज़ में होगी तो बच्चा अपने आप ही मोटिवेटेड हो जाएगा। अब मोटिवेटेड करने के लिए यानी कि अभिप्रेरणा बच्चे को देने के लिए ये भी 2 तरीके हैं। एक तो आंतरिक तरीके से हम बच्चे को अभिप्रेरणा दे सकते हैं और दूसरा हम बाह्य तरीके से। अब देखिए अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें तो आंतरिक तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है। जब बच्चा खुद से इंटरनल तरीके से मोटिवेटेड होगा तो बच्चे को यहाँ पे पता होगा कि बच्चा किस चीज़ के लिए चीज़ें सीख रहा है, बच्चे का एम क्या है, बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चे को आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, बच्चे को बार बार आपको लालच देना नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ो आपको ये चीज़ मिलेगी या वो चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से इंटरनल मोटिवेशन बच्चे के अंदर से आता है। और अगर हम बाह्य अभिप्रेरणा की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बच्चे को प्राइज़ दे सकते हैं, इसमें हम बच्चे को कोई गिफ्ट दे सकते हैं,
इसमें हम बच्चे की तारीफ़ कर सकते हैं या फिर बच्चे को एक तरीके से लालच देना ही है। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन एक हद तक होना चाहिए। ज़्यादा अगर बच्चा एक्सटर्नली मोटिवेटेड रहेगा तो कहीं ना कहीं बच्चा सिर्फ लालच के लिए चीज़ें करेगा, और एक टाइम बाद बच्चे का जो लालच है वो अगर ख़त्म हो गया, यानी कि अगर उसे प्राइज़ की कोई लालच नहीं है तो बच्चा उस चीज़ को करेगा भी नहीं। तो इस तरीके से बच्चा दो तरीके से मोटिवेटेड होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और इससे रिलेटेड किस तरीके के आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करती हूँ। चलिए मैं आप लोगों के साथ अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें हम लोगों को बोल रखा है कि इनमें से कौन सा उदाहरण आपका भाई अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव मोटिवेशन का आपका एग्जाम्पल है। तो देखिए पहले ऑप्शन में आपको जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी मिल गई। अब देखिए जिज्ञासा जो होती है किसी भी व्यक्ति की अंदर से आती है, किसी चीज़ को सीखने की, किसी चीज़ को करने की, तो ये इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल नहीं है। इसके अलावा अगला है कि अगर आप चाहते हो कि अपनी समझ को बढ़ाना, अपनी समझ को इम्प्रूव करना, तो ये भी आपके अंदर से आएगा, तो ये नहीं हो सकता। कैश प्राइस जो है ये हमें बाहर से मिल सकता है, तो ये ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि अपने कौशल को यहाँ पे क्या करना, निपुण करना, यानी कि मास्टरी करना अपने स्किल में, ये भी हमारे अंदर का फैक्टर है, तो ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है राधिका जो है अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर रही है ताकि वो किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, इवैल्यूएट कर सके और मल्टीपल वे में चीज़ें सीख सके। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, जब कभी भी आप यहाँ पे मल्टीपल वे यानी कि आप बहु कारक की यहाँ पे बात करो और अलग अलग तरीके से सीखने की बात करो, तो हमेशा वो आपका अपसारी चिंतन होता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में मल्टीपल सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे मेंशन करना। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि लर्निंग को लेके, अधिगम को लेके, सीखने को लेके यहाँ पे भाई अभिप्रेरणा का इनमें से कौन सा आपका उदाहरण है जो कि आपको आंसर देना है। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।